Hello dear students, welcome in this session of e-learning class. लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी विटामिन ए की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड जो है चैप्टर हम बात कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन डी एंड इट्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मेनली जो है रिकेट्स की बात डेफिशिएंसी में हम करेंगे। तो विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म और रिकेट्स की बात आज हम करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो विटामिन डी बेसिकली क्या है? विटामिन डी इज अ प्रिकर्सर ऑफ द एक्टिव सिकोस्टेरॉइडल हार्मोन that is 125 dihydroxyvitamin D3 that is also known as calcitriol. Calcitriol, tri मतलब तीन, all मतलब OH ग्रुप्स, अल्कोहलिक ग्रुप्स जो हैं तीन हैं उसमें, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है तो वहां से उसका कैल्सी वर्ड यूज हुआ है। तो कैल्सिट्रायोल जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है उसको कैल्सिट्रायोल बोलते हैं, और उसके जो है 125 1 पे और 1 अल्फा पे और 25 प्लेस पे जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ा रहता है। तो दिस इज बेसिकली दिस विटामिन डी इज अ स्टीरॉल। केमिकली देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, और इसके अंदर जो एक स्टीरॉयड न्यूक्लियस रहता है। जो डिस्कवरी हुई थी विटामिन डी की, इट वाज बेसिकली डिस्कवर्ड एज अ कॉजेटिव फैक्टर फॉर चाइल्डहुड रिकेट्स। जो रिकेट्स बच्चों में देखा गया, उसकी जब इन्वेस्टिगेशन करी गई देखा गया तो एक फैक्टर पाया गया जिसके डेफिशिएंसी से जो है ये होता था। देन दैट पर्टिकुलर फैक्टर वाज नोन एज रैकेटिक फैक्टर। तो इसलिए विटामिन डी को रैकेटिक फैक्टर भी बोलते हैं और बाद में उसको विटामिन डी का नाम दिया गया। इट इज़ बेसिकली अ प्रो हार्मोन। जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है कैल्सिट्रायोल है, वो हार्मोन की सारी करेक्टरिस्टिक रखता है। वो टारगेट सेल्स हैं उसकी, वो ब्लड में रिलीज होता है, एक पर्टिकुलर जगह से किडनी से रिलीज होता है और जाके टारगेट सेल्स पे अपना काम करता है। तो वो एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है। तो इसलिए जो विटामिन डी है वो एक प्रो हार्मोन है और ये फैट सॉल्युबल है। बेसिकली जो ए डी ई के चार विटामिन्स होती हैं वो फैट सॉल्युबल होती हैं, बी कॉम्प्लेक्स, और सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारे नाम आएंगे, आगे भी आएंगे और सच भी आते हैं। विटामिन डी से रिलेटेड नाम्स नेम्स हैं, उनकी हम यहाँ बात करेंगे। तो बेसिकली विटामिन डी हमको डाइट में दो फॉर्म्स में मिलता है। एक तो प्लांट सोर्स है, प्लांट ड्राइव्ड है, दैट इज नोन एज विटामिन D2, या फिर एर्गो कैल्सिफिरोल, दैट इज नोन एज एर्गो कैल्सिफिरोल। और जो जो कॉमनली यूज हम करते हैं या जो ज़्यादा रिच सोर्स है एनिमल्स से मिलता है हमको, या दैट इज नोन एज कोलेकैल्सिफेरोल। तो कोलेकैल्सिफेरोल विटामिन D3 कहलाता है, वो एनिमल से मिलता है, बेसिकली फिश ऑयल रिचेस्ट सोर्स है उसका। और इट कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन द स्किन। तो स्किन में भी जो है कोलेकैल्सिफेरोल सिंथेसाइज होता है यूवी रेज से। तो एनिमल ड्राइव्ड जो भी विटामिन डी होगी उसको विटामिन D3 बोलेंगे, कोलेकैल्सिफेरोल बोलेंगे। अदर जो विटामिन डी रिलेटेड कंपाउंड्स है उसके मेटाबॉलिज्म में जो कंपाउंड्स बनते हैं, तो उनमें जो सबसे पहला आता है वो है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। इसको प्रो विटामिन D3 भी बोलते हैं। इसी पर्टिकुलर जो कंपाउंड है, केमिकल है, इसी पे जो है यूवी जो अल्ट्रावायलेट बी रेज हैं वो एक्ट करती हैं और वो चेंज करती हैं इसको प्री कैल्सिफिरोल में, जिसको प्री विटामिन D3 बोलते हैं। तो प्रो विटामिन D3 इट इज 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये चेंज होता है प्री कैल्सिफिरोल में, जिसको कि हम बोलते हैं प्री विटामिन D3। वो प्री विटामिन D3 जो है जब पॉलीमराइज हो जाती है, आइसोमराइज हो जाती है तो स्किन में, तो वो बनाती है कोलेकैल्सिफेरोल, दैट इज विटामिन D3। और ये विटामिन D3 जब लीवर में जाता है तो लीवर उसको जो है हाइड्रोक्सिलेट करता है 25 नंबर पे, 25 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ता है, देन इट इज नोन एज कैल्सिडायोल। एक जो है ओवल हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो पहले से ही था उसमें, एक और जुड़ गया तो डायोल हो गया। तो इसको और नाम क्या दिया गया है? 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3। देन जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज कैल्सिट्रायोल, ये है 125 हाइड्रोक्सी। तो ये जो कैल्सिडायोल है किडनी में जाके कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम आगे इसके मेटाबॉलिज्म में करेंगे। तो
अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज हुई, विटामिन D2, विटामिन D3, प्रो विटामिन D3, प्री विटामिन D3, देन कैल्सिडायोल, कैल्सिट्रायोल। फिजियोलॉजी की बात करें कि कैसे जो है ये एब्जॉर्ब होता है और कैसे मेटाबोलाइज होता है, तो विटामिन डी फ्रॉम डाइट इज एब्जॉर्ब्ड इन अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ड्यूडेनम में डाइजेस्ट होता है या एब्जॉर्ब होता है। एंड बाइल सॉल्ट्स, और बाइल जो है बहुत असेंशियल है किसी भी फैट की डाइजेशन के लिए, जो है बाइल इंपॉर्टेंट है, तो ये फैट सॉल्युबल है विटामिन, इसलिए बाइल बहुत असेंशियल है। बोथ डी टू, विटामिन D2 एंड D3 फॉर्म मिक्स्ड मिसल्स, जो फैट के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाइल में बनते हैं by combining with bile and are absorbed through mucosa cell by passive transport, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से mucosa cell के थ्रू जो है छोटे छोटे मिसलीज के रूप में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। Then this vitamin D3 can also be formed in the skin from 7-dehydrocholesterol. On the exposure to sunlight, mainly the ultraviolet B rays, which are in the range of 290 to 315 nanometer, जिनकी वेवलेंथ रहती है, then E7-dehydrocholesterol is converted by exposure to this ultraviolet B rays into pre-vitamin D3, जिसकी बात हमने अभी करी। और this pre-vitamin D3 suffers a thermal isomerization to form vitamin D3, तो कोलेकैल्सिफेरॉल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है थर्मल आइसोमराइजेशन से। Then this production of vitamin D3 in skin is directly proportional to sun exposure. More is the sun exposure, more will be the vitamin D3 formation, and it is inversely proportional to skin pigmentation. More dark skin will produce less vitamin D3. तो जो भी डार्क स्किन्ड होते हैं उनमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन पिगमेंटेशन के कारण यूवी रेस एंटर नहीं कर पाती हैं, एंड उस कारण से जो है उनकी D3 फॉर्मेशन कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पिगमेंट को। देन दिस विटामिन D is transported in the form of by the protein, that is vitamin D binding proteins, जो है उसको ट्रांसपोर्ट करती है विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल को भी, और जो आगे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 बनेगा उसको भी किडनी तक ले जाने का काम जो है विटामिन D बाइंडिंग प्रोटीन ही करती हैं। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 इज द मेजर स्टोरेज एंड सर्कुलेटरी फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है लीवर में, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, जिसको हम कैल्सिडायोल भी बोलते हैं, उसी को हम मेज़र करते हैं कि कितना विटामिन डी जो है बॉडी में है। एक्टिव फॉर्म को मेज़र नहीं करते हैं, वो जो स्टोरेज फॉर्म है उसको हम मेज़र करते हैं कि कितना स्टोर है और क्या डेफिशिएंसी स्टेट है कि नहीं है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जब हमारे पास कोलेकैल्सिफेरॉल बन जाएगा, विटामिन D3 बन जाएगा, तो उसको हाइड्रोक्सीलेट करेगा लीवर at 25 position, and it will form 25 hydroxy vitamin D3, and this particular reaction is catalyzed by 25 hydroxylase। एक एंजाइम है 25 हाइड्रोक्सीलेज, और ये जो प्रोसेस है ये अनरेगुलेटेड है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो जितना विटामिन D3 स्किन बनाएगी या डाइट से आएगा उतना ही जो है कन्वर्ट कर लेगा लीवर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में, इसलिए जो स्टोरेज फॉर्म है। और दिस पर्टिकुलर कैल्सिडायोल हैव अ प्लाज्मा टी हाफ ऑफ 3 वीक्स, तो 3 हफ्ते तक जो है रहता है, देन उसके बाद जो है वो मेटाबोलाइज या कैटाबोलाइज हो जाता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो मेन स्टोरेज जो होता है वो कैल्सिडायोल के रूप में ही बॉडी में विटामिन डी का होता है। और ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जब बॉडी को ज़रूरत होती है एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल की, तब किडनी में बाई 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज जो है इसको हाइड्रोक्सीलेट करता है एट फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कार्बन अल्फा पोजीशन पे। किडनी जो है इसको हाइड्रोक्सीलेट करती है
and this particular process is catalyzed by 25OH D1 alpha hydrolase enzyme. This step is very tightly regulated by blood plasma, this blood calcium and phosphate levels through parathormone as well as fibroblast ग्रोथ फैक्टर 3। तो ये पैराथॉर्मोन की जब जैसे ही ब्लड कैल्शियम और फास्फोरस गिरता है तो पैराथॉर्मोन सिक्रेशन बढ़ जाती है, और दिस पैराथॉर्मोन will increase up regulate the formation of calcitriol in kidney from calcidiol to maintain the calcium and phosphate level of blood। तो ब्लड का लेवल मेंटेन करने के लिए पैराथॉर्मोन इंड्यूस करेगा विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म फॉर्मेशन इन द किडनी, and this calcitriol is inactivated by 24 hydroxylase present in proximal convoluted tubules cells of kidney and all target cells। जहाँ जहाँ भी टारगेट है विटामिन डी का, टारगेट सेल्स हैं, वो सारी सेल्स जो है प्रोसेस करती है एक एंजाइम 24 हाइड्रोक्सीलेज, और जो कैल्सिट्रायल को इसके एक्शन होने के तुरंत बाद जो है इसको इनएक्टिवेट कर देती है। रेगुलेशन ऑफ कैल्सिट्रायल डिपेंड्स ऑन द बैलेंस बिटवीन 1 अल्फा हाइड्रोलेज कितना वो फॉर्म कर रहा है और 24 हाइड्रोक्सीलेज कितना वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि कैल्सिट्रायल का बैलेंस कितना है, कितना जो है वो बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। देन एक्शन की बात करें कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कैसे एक्शन करता है, तो मेन फंक्शन तो विटामिन डी का सभी जानते हैं कि it is required for the adequate level of calcium and phosphorus in the blood। और ये जो मेन फंक्शन है इसका टू मेंटेन एडिक्वेट लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इट इज डन बाय बेसिक 3 एक्शंस। जो 3 एक्शन विटामिन डी करता है बॉडी में टू मेंटेन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन द ब्लड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, वो इंक्रीज करेगा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फोरस, और रीनल एक्सक्रीशन को रिड्यूस कर देगा, और रीनल एक्सक्रीशन को जो बंद करा देगा, कैल्शियम फॉस्फोरस की एक्सक्रीशन नहीं होने देगा किडनी से। एंड देन बोन मोबिलाइजेशन करेगा, बोन को डिमिनरलाइजेशन करेगा पैराथॉर्मोन के इन्फ्लुएंस से, और बोन से जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस को ब्लड में लाएगा, तो ब्लड लेवल जो है वो मेंटेन करेगा कैल्शियम और फॉस्फोरस का। देन और भी कुछ मिनरल रिलेटेड फंक्शंस होते हैं कैल्सिट्रायल के, तो एक पैराथॉर्मोन के प्रोडक्शन से जो है विटामिन डी 3 की एक्टिव फॉर्म बनती है, और वो जो है नेगेटिव फीडबैक से पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। पैराथॉर्मोन मेन कैटाबॉलिक हार्मोन है बोन्स को डिसॉल्व करता है, तो इसलिए जो है विटामिन डी विल एक्ट एज अ मिनरलाइजर ऑफ द बोन, तो वो जो इंश्योर करता है फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। तो ये मेन फंक्शन है जो कि क्रिकेट्स में नहीं हो पाता, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन नहीं होती है, फॉर्मेशन नहीं होती है, जिस कारण से जो बोन सॉफ्ट डेलिकेट हो जाती हैं और डिफॉर्मिटीज होने लगती हैं। देन अभी जो विटामिन डी है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारे इसके फंक्शंस जो है सामने आ रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट कि वो मिनरल मेटाबॉलिज्म में ही काम करता है, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स वैरायटी ऑफ सेल्स पे हैं, सिर्फ बोन के सेल्स पे या कार्टिलेज के सेल्स पे ही विटामिन डी के रिसेप्टर नहीं देखे गए हैं। वैरायटी ऑफ सेल्स पोसेसेस विटामिन डी receptors which indicate that vitamin D have a wide variety of biological effects and not mere this mineral metabolism। और बहुत सारे जो एक्शंस हैं वो इसके प्रूव हो रहे हैं, हालांकि एविडेंस जो लेवल ऑफ एविडेंस है अभी बहुत अच्छा नहीं है, माइल्ड मॉडरेट लेवल ऑफ एविडेंस पे है, बट देर आर सो मैनी फंक्शंस ऑफ विटामिन डी विच आर बीइंग प्रूवन नाउ। तो विटामिन डी रेगुलेट्स सेल प्रोलिफरेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन जो है इसको एंटी कैंसर हार्मोन की तरह, एंटी कैंसर विटामिन की तरह जो है प्रमोट करता है कि वो सेल प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। तो इट इनहिबिट्स एंजियोजेनेसिस, स्टिमुलेट इंसुलिन प्रोडक्शन, इसलिए डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। देन इट इनहिबिट रेनिन प्रोडक्शन, हाइपरटेंशन में जो है यूजफुल है।
रेनिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। इट स्टिमुलेट मैक्रोफेज कैथलिसिडीन प्रोडक्शन। कैथलिसिडीन एक पॉलीपेप्टाइड होता है जो कि मैक्रोफेज के लाइसोसोम्स में स्टोर होता है, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड की तरह एक्ट करता है। तो ये जो इसका एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल एक्शन जो है इसका होता है थ्रू दिस पर्टिकुलर फंक्शन। So there are various evidences of various functions like xenobiotic detoxification, तो ये सेल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है सेल में। इट एक्ट्स एज ए न्यूरोप्रोटेक्टिव, एंटी माइक्रोबियल डिफेंस को मजबूत करता है, इम्यून रेगुलेशन करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हेल्पफुल है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्ट करता है। एंटी कैंसरस एक्शंस भी हैं, जो मैं ऊपर बोल रहा था कि प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन सेल की जो है रेगुलेट करता है। And there are various cardiovascular benefits also proven, जो cardiovascular disease हैं उसमें भी जो इसको beneficial माना गया। कैल्सिट्रायोल जो एक्टिव विटामिन डी है is known to reduce risk of colon, breast and prostate and ovarian cancer। तीन चार कैंसर स्पेस की स्टडीज हुई हैं और देखा गया है कि विटामिन डी लेवल जिनका सही है उनमें जो है वो इन कैंसर्स के होने के चांसेस कम हैं। Then calcitriol enhances innate immune system, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, innate immunity है, उसको बढ़ाता है। एंड इनहिबिट अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ वेरियस इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, तो इसलिए वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्ट करता है और इन्फेक्शंस में और ऑटोइम्यून डिजीज में इसका एक अच्छा रोल है। Then calcitriol also has role in prevention of cardiovascular disease, neurocognitive disorders, एलर्जीज। बच्चों के अस्थमा में भी विटामिन डी का बहुत रोल बताया जा रहा है। डायबिटीज, साइकेट्रिक इलनेसेस, पेन, वेरियस बोन रिलेटेड पेन्स और इवन मॉर्टेलिटी तक जो है इसको माना गया है कि वो उसमें हेल्पफुल है, रिड्यूस करता है। देन क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, डेली रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितना है। तो फर्स्ट 12 मंथ्स में इट इज़ नॉट डाइटरी अलाउंस, इट इज़ एडिक्वेट इनटेक। वहाँ वर्ड चेंज कर दिया कि एडिक्वेट इनटेक इतना होना चाहिए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के बजाय, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं और वहाँ पे हम जो है उसको डाइटरी अलाउंस नहीं लेंगे। तो फर्स्ट 12 मंथ्स में 400 इंटरनेशनल यूनिट या 10 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम जो विटामिन डी है इट इज इक्विवेलेंट टू 40 जो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। तो पहले 12 महीनों में बच्चे को 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे रिक्वायर्ड रहते हैं और टॉलरेबल अपर इनटेक जो है 1000 इन अर्ली इन्फेंसी एंड 1500 इन लेट इन्फेंसी में जो है इतनी डोज तक वो टॉलरेट कर सकते हैं। देन चिल्ड्रन अप टू एडल्टहुड, मतलब चिल्ड्रन और एडल्ट सब में जो है 600 इंटरनेशनल यूनिट जो है आरडीए है, रूटीन डेली जो जिसको बोलेंगे अलाउंसेस हैं। देन टॉलरेबल लिमिट्स अलग अलग होती हैं। अपर टॉलरेबल लिमिट जो है 1 to 3 ईयर 2500 है, 2500 इंटरनेशनल यूनिट। देन 4 to 8 ईयर्स इट इज 3000। देन एडल्ट्स में प्रेगनेंसी में सब में 4000 इंटरनेशनल यूनिट है, कई जगह 5000 इंटरनेशनल यूनिट भी बताई जाती है। ओल्ड एज में जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ओल्ड एज में इट इज आफ्टर 70 इट इज 800 इंटरनेशनल यूनिट। तो in infancy it is 400, after 70 it is 800, in between it is 600। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका ये याद रखने के लिए। देन सोर्सेज कहाँ से मिलती है, तो मेन सोर्स तो हमारे पास सनलाइट है, बट अब बहुत सारा जो लाइफस्टाइल हो गया, इंडोर्स रहते हैं लोग, आउटडोर्स नहीं जाते हैं, या आउटडोर्स जाते भी हैं तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे यूवी रेज नहीं पहुँचती हैं, मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पॉल्यूशन बहुत हाई है, पार्टिकुलेट मैटर जहाँ एयर में बहुत ज़्यादा, वो यूवी रेज को जो है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस तक पहुँचने नहीं देता है। तो बॉडी को सनलाइट से विटामिन डी बनाना में हेल्प नहीं मिलती है। तो उसके अलावा जो रिसोर्स हैं वो फिश है, फिश ऑयल है, या फोर्टिफाइड मिल्क है। मिल्क ऐसा चीज़ पुअर सोर्स, बट फोर्टिफाइड मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। देन होल ग्रेन जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है, होल ग्रेन सीरियल्स जो हैं से हमको विटामिन डी मिल सकती है।
वेजिटेबल सोर्सेज में मशरूम को बहुत हाई बोला जाता है। जो यूवी रेस एक्सपोज्ड मशरूम है उनमें विटामिन डी को अच्छा सोर्स माना गया है। बाकी नॉन वेज सोर्स में तो फिश है, एग्स हैं, इनसे हमको विटामिन डी मिल सकती है। अदरवाइज स्किन अगर एक्सपोज्ड है सनलाइट को तो स्किन खुद उसको बनाएगी। देन विटामिन डी डेफिशिएंसी की बात करें, एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो विटामिन डी इज considered as most underdiagnosed as well as undertreated nutritional deficiency। तो ऐसा भी सब कराएं हम अपना विटामिन डी लेवल जो आज का स्टैंडर्ड है विटामिन डी लेवल का, उस हिसाब से ऑलमोस्ट ऑल आर हैविंग डेफिशिएंसी और insufficiency of vitamin D। That's why it is known to be widely prevalent worldwide, irrespective of age, gender, race, or geography. Subclinical deficiency is prevalent in epidemic proportions in both urban as well as rural settings throughout India, और a prevalence as high as 70 to even 100% in general population देखा गया है इंडिया में कि कई कई जगह जो है 100% population have insufficient amount of vitamin D। तो क्यों जो है प्रॉब्लम क्यों है, क्यों विटामिन डी कम हो रहा है? तो एक तो मेन जो वेजिटेरियन हैं, फिश या इस तरीके की चीज़ें नहीं ले रहे हैं उस कारण से। दूसरा जो नॉन फोर्टिफिकेशन है, इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट फोर्टिफाइड फॉर विटामिन डी। देन सम सोशियो रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस विल नॉट अलाउ एडिक्वेट सन एक्सपोजर्स के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं निकालना है, इस तरीके से। वेजिटेरियनिज्म है, लो कैल्शियम एंड हाई फाइटेड डाइट वो एब्जॉर्प्शन में इम्पेयर करेगा। देन लैक्टोज इंटॉलरेंस विल आल्सो रिजल्ट इन पुअर एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, वहाँ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। देन सम जेनेटिक फैक्टर में आल्सो बी इन्वॉल्व इन विटामिन डी डेफिशिएंसी। एडिक्वेट लेवल्स क्या हैं या किन लेवल्स को बोलेंगे, तो जो लेवल्स यहाँ बात कर रहे हैं वो शायद अमेरिकन जो एकेडमी है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की उनके अनुसार है कि नैनोग्राम में है, और यहाँ पे गलती है, ये लीटर में है ना, नैनोमोल पर लीटर जो है इसकी वैल्यूज हैं। तो डेफिशिएंट तब कंसिडर करते हैं हम जब ब्लड, दीज ऑल आर फॉर कैल्सीडायोल, विटामिन डी ब्लड में जो हम मेजर करते हैं इट इज कैल्सीडायोल, दैट इज 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3। तो डेफिशिएंट कब बोलेंगे, जब 20 नैनोग्राम से कम है। इंडिया के सिनेरियो आगे हम बात करेंगे, वहाँ पे अलग लेवल्स हैं, बट जो कॉमन एक आप लैब इन्वेस्टिगेशन पे देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द लैब फॉलोज दिस पर्टिकुलर अमेरिकन जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का दिया हुआ डाटा है उसको फॉलो करते हैं। तो डेफिशिएंट तब बोलेंगे हम जब विटामिन डी ब्लड में लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml होगी। इनसफिशिएंट जब 21 से 29 के बीच में आएगी। सफिशिएंट व्हेन इट इज 30 और मोर, एंड टॉक्सिक व्हेन इट इज मोर देन 150 नैनोग्राम पर ml। और यहाँ देखेंगे आप तो यूजली जो है पर 1 नैनोग्राम पर ml इज इक्विवेलेंट टू 2.5 नैनोमोल पर लीटर। तो लगभग वही वैल्यूज आप यहाँ देखोगे उस हिसाब से चल रही हैं। देन डेफिशिएंसी से होगा क्या, यूजली जो सबसे बड़ी डिजीज डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं अभी, तो आगे जो नई एविडेंसेस आई हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन कॉज कैंसर, कैन रिजल्ट इन एस्थमा और एलर्जीज और वेरियस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। तो वो तो नई चीज़ें हैं, अभी नई डिस्कवरीज हो रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसकी। आज बात करेंगे हम सिर्फ रिकेट्स की। तो रिकेट्स क्या है, रिकेट्स वर्ड का ओरिजिन हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट इट इज़ thought to be originating from old English word that is rickon, and rickon means to twist, कि मुड़ जाना कुछ। Then rickets and osteomalacia are both the disorder of deficient mineralization, mineralization नहीं हो रहा है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का। रिकेट्स इज अ डिजीज ऑफ ग्रोथ प्लेट्स, अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोइंग बोन्स नहीं है, तो रिकेटिक जो फीचर्स हैं वो नहीं होंगे। तो अगर स्टेटिक है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मान नरिष्ट है, तो वहाँ पे रिकेटिक फीचर जो उसके मेटाफिजियल एंड्स पे एपिफाइजियल प्लेट्स पे मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे। तो ग्रोथ प्लेट्स जो एपिफाइजियल प्लेट्स हैं, ग्रोथ प्लेट्स हैं,
उनकी डिजीज़ है और अगर वो एक्टिव नहीं है तो वहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं या रेडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन है वो नहीं होंगे। एंड इट इज़ बेसिकली कैरेक्टराइज्ड नॉट ओनली बाय डेफिशिएंट मिनरलाइजेशन, सिर्फ मिनरलाइजेशन कम नहीं होती है कार्टिलेज और ऑस्टियोइड की, बट आल्सो बाय रिटार्डेड एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन जो है वो रिटार्ड हो जाएगी विच रिजल्ट इन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फाइजियल कार्टिलेज। कार्टिलेज बनती जाएगी, ऑसिफिकेशन नहीं होगी, एंड it will result in growth failure as well as skeletal deformities। इन डिफॉर्मिटीज की हम आगे बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स में। रिकेट्स या डिजीज ऑफ ओपन ग्रोथ प्लेट्स एंड इज सीन ओनली इन चिल्ड्रन। तो ग्रोथ प्लेट्स जब ओपन है, जब तक वो फ्यूज नहीं हुए हैं ऑसिफिकेशन सेंटर, तभी तक जो है रिकेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। मोस्टली मैनिफेस्ट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड एडोलसेंट ग्रोथ स्पर्ट्स। तो इन्फेंसी में या फिर एडोलसेंस में जब ग्रोथ स्पर्ट होता है तभी मैनिफेस्ट रिकेट्स होता है। While osteomalacia is characterized by failure of normal mineralization of osteoid either at site of bone turnover, जहाँ bone turnover हो रही है, या फिर periosteum in the process of membranous bone formation। तो osteomalacia इसको बोलते हैं। तो दोनों ही रिजल्ट होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी will results in rickets in pediatric age group and osteomalacia in pediatric as well as in adults or old age। तो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन या बोन फॉर्मेशन कैसे होती है? बेसिकली एक कार्टिलेज टेम्पलेट पे जो है इनिशियली देयर विल बी दिस कॉन्ड्रोसाइट, डिफरेंशिएटेड कॉन्ड्रोसाइट, जिनकी ब्लड सप्लाई एक पर्टिकुलर आर्टरी से होगी, एंड वहाँ पे पेरियोस्टियम पेरिफ्री में जो है ऑसिफिकेशन होके पेरियोस्टियम बन जाएगी। देन देयर विल बी प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर इन दिस डिफरेंशिएटेड कॉन्ड्रोसाइट्स, यहाँ से ऑसिफिकेशन शुरू होके बोन बनने लगेगी। देन सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर विल अपीयर इन एपिफाइसिस, और एपिफाइसिस यहाँ से ग्रो करते जाएंगे, इसको बोलेंगे एपिफिजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट्स, और ये मेटाफाइसिस है। देन दिस इज नोन एज डायफाइसिस। तो मेटाफाइसिस के एंड पे एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। इसकी बेसिकली बीमारी है रिकेट्स, जो है इन प्लेट्स की ही बीमारी है, जो कि आगे हम बात करेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, रिकेट्स की स्टेजिंग करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बेस पे कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उन स्टेजेस में। तो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है रिकेट्स को इसके बेसिस पे। तो स्टेज 1 में क्या होगा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी विल रिजल्ट इन रिड्यूस्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, इट विल लीड टू हाइपोकैल्सीमिया विच इज क्लिनिकली साइलेंट। तो सब क्लिनिकल होगा, या तो सीजर्स हो सकते हैं। इस कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिया में सीजर्स आ सकते हैं। इस हाइपोकैल्सीमिया के रिस्पांस में देयर विल बी सेकेंडरी दिस हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म से पैराथार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाएगा विच विल रिजल्ट इन मोबिलाइजिंग ऑफ calcium and phosphorus from the bone, increasing renal absorption of calcium and excretion of phosphorus, also upregulating this 1-alpha hydroxylase। तो 1-alpha hydroxylase क्या करता है? विटामिन डी प्रोडक्शन करता है। वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी 3 से कैल्सिट्रायोल बनाएगा, और देयर विल बी इंक्रीज कैल्सिट्रायोल प्रोडक्शन। इंक्रीज कैल्सिट्रायोल प्रोडक्शन विल इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो पैराथॉर्मोन कैल्सिट्रायल फॉर्मेशन भी कराएगा और बोन रिजोल्यूशन भी कराएगा, बोन मोबिलाइजेशन भी कराएगा, बोन से कैल्शियम फॉस्फोरस हटाएगा। तो ये स्टेज 1 है जिसमें कि जो है आपको हाइपोकैल्सीमिया इनिशियल स्टेज में मिल सकता है। देन स्टेज 2 में देखेंगे तो स्टेज 2 में क्या होगा? पैराथॉर्मोन और अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है इंक्रीज होंगे विद नॉर्मल कैल्शियम एंड रिड्यूस्ड फॉस्फोरस। इनिशियली देयर इज हाइपोकैल्सीमिया इन स्टेज 1। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? फॉस्फोरस पैराथॉर्मोन के कारण एक्सक्रीट आउट हो रहा है किडनी से, तो हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा, जबकि कैल्शियम जो है सही हो जाएगा। एंड कैल्सिट्रायल में बी एलिवेटेड। अगर इस टाइम हम कैल्सिट्रायल का लेवल कराते हैं तो वो एलिवेटेड हो सकता है, एंड फाइजियल मैनिफेस्टेशन ऑफ रिकेट्स बिकम अपेरेंट क्लिनिकली एज वेल एज रेडियोग्राफिकली। तो इस टाइम एक्सरे कराएंगे हम, तो ग्रोथ प्लेट्स की जो आगे हम रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स की बात करेंगे वो सारे प्रेजेंट होने लग जाएंगे। स्टेज 3 में अगर इस टाइम भी अगर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बाहर से नहीं हुआ, डाइट से या सन से नहीं बना, तो क्या होगा? डेफिशिएंसी विल वर्सन एंड calcidiol will not be available for the production of calcitriol. This will lead to
decreased intestinal absorption, and there will be return of hypocalcemia. तो स्टेज 1 और स्टेज 3 में हाइपोकैल्सीमिया, स्टेज 2 में हाइपोकैल्सीमिया नहीं है, नॉर्मल कैल्शियम लेवल है, हाइपोफॉस्फेटेमिया जरूर है. एंड देयर विल बी वर्सनिंग ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. तो पैराथायरॉयड सिक्रेशन बढ़ती जाएंगे, एंड देयर विल बी फ्लोरिड क्लिनिकल एज वेल एज रेडियोलॉजिकल फीचर ऑफ रिकेट्स के फीचर जो है बहुत फ्लोरिड होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, सामने दिखेंगे. तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, तो दो उसमें हम बात कर सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स की. इस वाली स्लाइड में हम बात करेंगे इन्फेंसी में या इन्फेंसी एंड अर्ली टॉडलर स्टेज में जो फीचर्स होते हैं. तो skeletal features are most common between 3 to 18 months of the age of due to development of deformities of weight bearing limbs. तो इसी दौरान जब बच्चा खड़ा होना सीखता है, तो जैसे वेट वियर करता है नाजुक बोन्स पे, नर्म बोन्स पे जिनकी मिनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई है, तो वहाँ पे डिफॉर्मिटीज होने लगेंगी. इन्फेंट्स हैव फोर आर्म डिफॉर्मिटीज वाइल टॉडलर्स हैव बो लेग्स. तो अगर वो खड़ा नहीं हो पा रहा है अभी, तो उसमें फोर आर्म की डिफॉर्मिटीज ज़्यादा कॉमन होंगी. जबकि वो खड़ा हो पा रहा है, वेट वियर कर रहा है लेग्स पे, तो बो लेग्स जो है धनुष के आकार की लेग्स होंगी, या तो फिर नॉकनी वाली जेनुवेल्गस वाली डिफॉर्मिटीज उसमें देखने को मिल सकती हैं. अदर फीचर्स में जो कॉमन दिखते हैं, क्रेनियोटेप्स. क्रेनियोटेप्स क्या होता है कि नर्म हो जाना स्कल बोन्स का. जब हम सूचर लाइन से दूर उनको प्रेस करेंगे तो दे विल बी पिंग पोंग स्कल, बोलते हैं, टेनिस बॉल की तरह कंसिस्टेंसी उनकी हो जाएगी. देन फ्रंटल वॉशिंग होगी. जो फ्रंटल जो पार्ट है, फोरहेड का पार्ट है, वो दोनों तरफ से बल्ज करेगा, उसको बोलेंगे फ्रंटल वॉशिंग. एंड स्वेलिंग ऑफ रिस्ट, जो एपिफाइजियल प्लेट्स हैं अल्ना और रेडियस की, वो फूल जाएंगी, तो वहाँ पे रिस्ट स्वेल्ड अप लगेंगी. एंकल और नीज में भी स्वेलिंग्स देखने को मिल सकती हैं. देन पुअर ग्रोथ इन हाइट एज वेल एज वेट, एंड इंक्रीज्ड स्वेटिंग जो इसमें देखने को मिलती है. एंड कुछ क्लासिकल साइंस हैं. रैकेटिक रोजरी. रैकेटिक रोजरी, रोजरी बेसिकली बोलते हैं माला को. रैकेटिक रोजरी क्या होती है, जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है दोनों तरफ, रिब्स का जहाँ कार्टिलेज के साथ जंक्शन है, वहाँ पे बीडिंग हो जाती है. बीडिंग हो जाती है मतलब एफपीजे प्लेट्स बाइड हो जाती हैं, तो बीड्स की तरह, छोटे छोटे बीड्स, जैसे मोती के दाने हैं उनकी तरह, बीड्स मोती के दानों को बोलते हैं, तो बीड्स की तरह जो है उभरा हुआ पार्ट दिखेगा, जैसे कि माला जो है उसने पहनी हुई है. दैट इज रेकेटिक रोजरी. देन हैरिसन सल्कस. हैरिसन सल्कस क्या है कि जो रिब पे जहाँ डायफ्राम जुड़ा है, वहाँ पे एक डीप ग्रूव जैसा बन जाता है, जिसको कि हम हैरिसन सल्कस बोलते हैं. और एक क्यों बनता है कि डायफ्राम जो स्ट्रॉन्ग मसल है, और सॉफ्ट रिब्स को अंदर की तरफ खींचता है, और उस कारण से वहाँ पे ग्रूव देखने को मिलता है. दैट इज हैरिसन सल्कस. डेंटिशन डिलेड हो सकती है, और टूथ इनेमल में भी पुअर. Then irritability due to hypoglycemia, this hypocalcemia as well as bone pains के कारण हो सकता है उसमें. Delayed motor milestone may be there, जैसे कि walking delayed हो सकती है, and basically it is due to muscle weakness and hypotonia. तो मसल की एक्टिविटी भी कैल्शियम डिपेंडेंट है, और हाइपोकैल्सीमिया है तो मसल वीकनेस एज वेल एज हाइपोटोनिया हो सकता है. इन फीचर्स की कुछ पिक्चर्स हम दिखाएंगे. तो ये बो लैग है. दिस इज बोइंग ऑफ द लेग्स. रिकेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बो लेग. तो ये बोइंग ऑफ द लेग्स दिखाया गया है इसमें. देन इसमें देख रहे हैं हम वाइडनिंग ऑफ द रिस्ट्स. तो यहाँ पे हम एपिफिजियल प्लेट्स के कारण जो वहाँ कार्टिलेज मोर फॉर्मेशन हो रही है, मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वाइड हो जाती हैं एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट्स. तो वहाँ पे रिस्ट पे, नी पे, और सबसे ज़्यादा कॉमन रिस्ट पे देखने को मिलती है. दिस इज नोन एज फ्रंटल वॉशिंग. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोरहेड जो है बाहर को निकला हुआ प्रोट्रूडिंग है, तो बोलेंगे फ्रंटल वॉशिंग. नाउ इट इज रिकेटिक रोजरी. यहाँ पे हमको बीड्स बने हुए देख रहे हैं. दैट इज नोन एज रिकेटिक रोजरी. और ये हैरिसन सल्कस कहलाता है. जहाँ पे डायफ्राम जुड़ रहा है, वो वहाँ पे ग्रूव अंदर की तरफ धसा हुआ है. इट इज नोन एज हैरिसन सल्कस. तो रैकेटिक रोजरी, हैरिसन सल्कस, रिस्ट में जो वाइडनिंग है एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट्स की, देन फ्रंटल वॉशिंग, ये सारे जो है आपको देखने को मिलेंगे क्लिनिकली इन्फेंसी में या टॉडलर्स में. एडोलसेंट्स में बहुत पर्टिकुलर फीचर नहीं मिलते हैं. सिम्टम्स आर यूजली वेग. देयर विल बी एक्स एंड पेन्स इन लोअर लिम्ब ऑफन विद एक्सरसाइज.
मसल वीकनेस या प्रॉक्सिमल मायोपैथी। अभी जो लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लड़कियों में ये चीज़ देखी गई, प्रॉक्सिमल मायोपैथी ऑफ अननोन ऑरिजिन, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे बाहर नहीं गए कोरोना के डर से, और उसके बाद जो है प्रॉक्सिमल मायोपैथी देखने को मिली, जिसमें कि अपस्टेयर, वॉकिंग अपस्टेयर में डिफिकल्टी आती है। देन हाइपोकैल्सिमिक टेटेनी जो है हाथ पैर अकड़ जाना, वो भी जो है एडोलसेंट्स में, रिकेट्स में हो सकता है। पेल्विक डिफॉर्मिटी फीमेल्स में हो सकती है, विच कैन रिजल्ट इन लेटर दिस फेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में रिजल्ट कर सकता है। और फ्लोरिड साइंस जो हमने इन्फेंसी में बात करी, वैसे साइंस इसमें देखने को रेयर मिलते हैं, बट जेनुवेलगम यूजुअली जो है लड़कियों में कॉमन एडोलसेंट फीचर है रिकेट्स का। देन डायग्नोसिस कैसे बनाएं? तो डायग्नोसिस बेसिकली रेडियोग्राफिक फीचर्स पे बनता है, और कुछ बायोकेमिकल मार्कर्स हैं। तो बायोकेमिकल मार्कर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज एज वेल एज कैल्शियम फॉस्फोरस। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज अ रेज्ड एंड वेरी रिलायबल मार्कर ऑफ डिजीज एक्टिविटी। बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है, बोन डिमिनराइजेशन हो रहा है, तो उसमें एएलपी बढ़ जाता है। नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल अप टू 500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इन यूनिट्स, एंड 1000 तक जो है बच्चों में, 9 साल के बच्चों तक नॉर्मल है। इससे ज़्यादा है देन इट इज़ पैथोलॉजिकल। देन कैल्शियम फॉस्फोरस आर यूजली लो, बट कैल्शियम में भी विद इन रेंज इन सम स्टेजेस, जो हमने बात करी सेकंड स्टेज में जो है कैल्शियम मेंटेन्ड हो सकता है। पैराथॉर्मोन यूजली नीड लेस होता है, नहीं कराया जाता है, बट इट इज एलिवेटेड इन कैल्सिफेनिक रिकेट्स, while in phosphopenic rickets it is normal. विटामिन डी जो कराया जाता है वो कैल्सीडायोल कराया जाता है, एंड इट इज़ मेन सर्कुलेटिंग फॉर्म, एंड इट्स मेजरमेंट इज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ विटामिन डी, हमने जो पहले बात करी। और इसकी हमने रेंज की बात कर दी कि 20 नैनोग्राम से नीचे है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज डेफिशिएंट। हाउएवर इंडियन सिनेरियो में जो आईएपी बात करती है वो बोलती है कि 15 नैनोग्राम से नीचे है देन इट इज़ डेफिशिएंसी, और लेस देन 5 नैनोग्राम है पर एम एल देन इट इज़ सीवियर डेफिशिएंसी। 15 से 20 इंसफिशियंसी मानते हैं कि एडिक्वेट नहीं है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं आते हैं बट एडिक्वेट मात्रा नहीं है। और 100 से ज़्यादा जो है एक्सेस, और 150 से ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन, तो 20 to 100 उसको सफिशिएंट मानेंगे इंडियन सिनेरियो में, इंडियन लेवल्स। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्लिनिकली डायग्नोस करने के लिए, केस के लिए भी, वाइवा में भी और थ्योरी के पेपर में भी लिखना जरूरी है। तो रेडियोग्राफिक चेंजेस जो हैं इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, दे इंक्लूड स्प्लेइंग, फ्रेइंग, रेडिफिकेशन, कपिंग, ऑल दी साइंस। तो स्प्लेइंग क्या होता है? वाइडनिंग ऑफ एपिफिजियल प्लेट्स, आपको एक्सरे में भी दिखेगा। कपिंग, कप शेप्ड जो है कनकेविटी देखने को मिलेगी आपको। देन फ्रेइंग ऑफ एपिफिजियल एंड्स ऑफ मेटाफेसिस विद स्टिपलिंग। तो फ्रेइंग होता है जैसे इरेगुलरिटी, पेंट ब्रश लाइक पिक्चर है ना, विद स्टिपलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकल स्पर्स होंगे उसमें। देन डिलेड अपीयरेंस ऑफ एपिफिजियल बोन सेंटर्स, बोन सेंटर ही अपीयर नहीं हुए हैं, या हुए हैं तो स्मॉल हैं, ऑस्टियोपेनिक हैं। जो सॉफ्ट हैं लॉन्ग बोन्स की, दे आर ऑस्टियोपेनिक एंड विद थिन कॉर्टेक्स जो है। डिफॉर्मिटी ऑफ शाफ्ट, जैसे बो लेग में डिफॉर्मिटी हो जाएगी आपकी, फीमर एज वेल एज टिबिया की। देन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स एंड लूजर्स जोन। लूजर्स जोन्स क्या होते हैं? लूजर जोन्स आर बेसिकली स्यूडो फ्रैक्चर्स विच आर नैरो रेडियोल्यूसेंट लाइंस, जो है रेडियो ओपेक नहीं होती, रेडियोल्यूसेंट लाइंस होती हैं, 2 to 5 mm वाइड होती हैं, विद स्क्लेरोटिक बॉर्डर्स। उनके बॉर्डर स्क्लेरोटिक होते हैं, बायलेटरल होती हैं और सिमेट्रिकल होती हैं। दे लाई परपेंडिकुलर टू द कॉर्टेक्स, जो कॉर्टिकल मार्जिन ऑफ द बोन है उसके परपेंडिकुलर रहते हैं, एंड दीज लूजर जोन्स आर टिपिकल फाइंडिंग्स इन ओस्टियोमलेशिया। लूजर जोन्स हैं तो ओस्टियोमलेशिया की तरफ जो है वो सजेस्ट करेगा। एक मिल्कमैन सिंड्रोम होता है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बायलेटरल सिमेट्रिक स्यूडो फ्रैक्चर्स। तो लूजर जोन जिसमें देखने को मिलते हैं उसको मिल्कमैन सिंड्रोम बोलते हैं। ये है बेसिकली जो रिकेटिक फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कपिंग जो है बहुत क्लियरली दिख रही है,
रेडियस में भी, यहाँ मेटाकार्पल्स में भी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो जो एपिफाइसिस है वो वाइड हो रही है, डायफाइसिस जो मेटाफिजियल एंड्स हैं वो वाइड है। यहाँ से देखो इतना चौड़ा जो है एक्स्ट्रा बाहर को निकला हुआ है, दैट इज नोन एज प्लेइंग। कपिंग है, स्प्लेइंग है, फ्रेइंग है। फ्रेइंग जो है पेंट ब्रश लाइक छोटे छोटे कॉर्टिकल स्पर्ज जो है यहाँ देख सकते हैं आप, एक्स उतना क्लियर नहीं है बट वहाँ पे इरेगुलर मार्जिन्स होते हैं ग्रोथ प्लेट के, देन इट इज नोन एज फ्रेइंग। Then this picture is indicative of healing rickets। इसमें white line of healing rickets, यहाँ पे आप देखोगे स्क्लेरोटिक लाइंस होती है जो इंडिकेट करती है कि विटामिन डी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है हील कर रहा है रिकेट्स। और ये लूजर जोन का इमेजेस हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको कॉर्टेक्स में ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों तरफ जो है ये दिख रहा है। सूडो फ्रैक्चर्स हैं, जैसे ये जो है एपी व्यू है, लेटरल व्यू में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे फ्रैक्चर हुआ है, बट फ्रैक्चर ओरिजिनल नहीं होता, सूडो फ्रैक्चर इसको बोलते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? विटामिन डी जो है कोलेकैल्सिफेरॉल इन अ डेली डोज ऑफ 1000 इंटरनेशनल यूनिट फॉर न्यूबॉर्न्स, 1000 to 5000 international unit for infants, 5000 to 10,000 international unit for children, 1 year and older for 12 वीक्स। तो हमने 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे न्यूबॉर्न्स में देनी है, 1000 से 5000 इन्फेंट्स में, और 5000 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे 1 साल से बड़े बच्चों में देनी है, लगातार 12 हफ्ते तक, या फिर जब तक हमको जो है रिकवरी पूरी कंप्लीट ना हो, क्लिनिकल एज वेल एज रेडियोग्राफिक हीलिंग ना हो जाए बोन्स की। उसके बाद हम जो है 400-600 इंटरनेशनल यूनिट एज पर द नीड, जो भी उसकी एज है, एज के हिसाब से हमने देना है, 400 या 600 जो डेली आरडीए है उसका। देन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कैल्शियम इंटेक शुड बी मेंटेन्ड एट 50 to 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 3 डिवाइडेड डोजेज। तो कैल्शियम जो है साथ में देना है, नहीं तो हंग्री बोन सिंड्रोम उसमें हो जाएगा। देन जो अदर ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, तो डेली डोजिंग हो गई। एक जो मोर कॉमनली यूज्ड है वो स्टॉस थेरेपी होती है, जिसमें हाई डोजेज ऑफ ओरल विटामिन डी दी जाती है, बट इसमें रिस्क क्या रहता है कि इसमें टॉक्सिसिटी का रिस्क रहता है कि वो लगातार ही ले रहा है, जो कि एक ही बार लेनी थी 6 lakhs इंटरनेशनल यूनिट ऑन डे 1, एंड देन it should be followed by 400 to 1000 international unit per day, or 50,000 international unit of विटामिन D2 वीकली फॉर 8 वीक्स। तो ये दो तरह के शेड्यूल जो है स्टॉस ने सजेस्ट किए हैं, और टीनेजर में जो है सेकंड शेड्यूल फॉलो किया जाता है। आईएपी जो रिकमेंड करती है वो रिकमेंड करती है 1000, 2000 एंड 3000 टू 6000 ऑफ विटामिन डी फॉर प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर है तो 1000, इन्फेंट्स हैं, मैच्योर हो गया है और इन्फेंट है 2000 इंटरनेशनल यूनिट उसमें, और 1 साल से 18 साल में जो है 3000 से 6000। तो जो ऊपर डोज बताई है उससे कम डोज आईएपी रिकमेंड करती है, विद एलिमेंटल कैल्शियम 70 to 80 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन प्रीमेच्योर, एंड 500 to 800 मिलीग्राम डेली फॉर ऑल द चिल्ड्रन ओवर न्यूनेटल एज जो है। वाइल जो लार्जर डोज टॉस थेरेपी की बात करें तो आईएपी रिकमेंड्स विटामिन डी में बी गिवन फ्रॉम 3 months, 3 महीने से छोटे बच्चे में जो है लार्ज डोज नहीं देनी है। 3 months to 18 years ऑफ द एज में 60,000 जो यूजली प्रैक्टिस में फॉलो किया जाता है, इट इज 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। 6 वीक्स तक जो है हम इसको देते हैं, और हीलिंग के देखते हैं कि हीलिंग हो रही है एक्सरे में, या क्लिनिकली हीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये ट्रीटमेंट है, एक डेली डोजिंग है, एक लार्ज डोजेस की बात की है ट्रीटमेंट में। देन प्रिवेंशन हम कैसे करें? तो प्रिवेंशन के लिए बेस्ट मेथड तो यही है कि वी टेक एन सन एक्सपोजर ऑफ 10 to 15 minutes per day during midday, which is adequate for all the person of light skin in most seasons. Then American Academy of Pediatrics as well as IAP recommends 400 international unit per day in premature infants.
कि इन्फेंसी में जो है गवर्नमेंट नहीं रिकमेंड कर रही है अभी, बट आईएपी रिकमेंड्स 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे फॉर अ प्रीमेच्योर इन्फेंट्स विद द कैल्शियम ऑफ 150 to 220 milligram of calcium. In neonates, it is 200 milligram of calcium, and in infants it is 250 to 500 milligram of calcium. आफ्टर इन्फेंसी जो डोज रिकमेंडेड है प्रिवेंशन के लिए, इट इज 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे टिल द एज ऑफ 18 years with 600 to 800 milligram of calcium per day. देन हाइपरविटामिनोसिस डी या विटामिन डी टॉक्सिसिटी क्या है? तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी क्यूटेनियस प्रोडक्शन से कभी नहीं होती है, क्योंकि यूवी बी जो प्रोड्यूस करती है वही विटामिन डी को एक्सेस को डिग्रेड भी कर देती है। क्यूटेनियस प्रोडक्शन एसटीडी एंड मैक्सिमम अप टू 20,000 पर डे जो है बनाती है बॉडी, उससे ज़्यादा नहीं बना सकती पर डे। सेफ अपर लिमिट फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अबव 9 years इज 4,000 इंटरनेशनल यूनिट। इससे ज़्यादा अगर कोई लेगा देन उसको जो है क्रोनिक विटामिन डिटॉक्सिसिटी हो सकती है। तो सेफ अपर लिमिट फॉर चिल्ड्रन अप टू 9 years जो होगी वो 1,000 से 3,000 है। 9 साल से बड़ा है, एडल्ट है, तो 4,000, और छोटों में 1,000 से 3,000 इंटरनेशनल यूनिट। अगर इससे ज़्यादा कोई ले रहा है लगातार, देन इट कैन रिजल्ट इन क्रोनिक टॉक्सिसिटी। तो जो एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है यूजुअली इट इज़ ड्यू टू इनएडिक्वेट और इनएप्रोप्रिएट विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। तो उसमें सिम्टम्स क्या होंगे? तो एक्यूट में हाइपरकैल्सीमिया होगा विच विल लीड टू कंफ्यूजन, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग एज वेल एज मसल वीकनेस। क्रोनिक हाइपर जो विटामिनोसिस है उसमें बोन डिमिनराइजेशन होगी विच विल लीड टू पेन, हाइपरकैल्सीमिया, कंसिस्टेंट हाइपरकैल्सीमिया रहेगा, हाइपरकैल्सीयूरिया होगा तो उस कारण से नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो सकती है। हाइपरकैल्सीमिया कैन रिजल्ट इन ब्रेन इंजरी, रिनल स्टोन्स हो जाएंगे, हाइपरफॉस्फेटेमिया हो सकता है। देन पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया जो एक्यूट वाले होते हैं उसमें भी हो सकते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग। High calcium can result in constipation, headache, or hypertension. Then ectopic calcification of soft tissue, mostly in kidney and lungs, can also be a symptom in chronic toxicity. Diagnosis और मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस कन्फर्म्ड बाय हाई सीरम कैल्शियम एज वेल एज विटामिन डी लेवल जो 150 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा होगा और नॉर्मल पैराथर्मोन होगा। तो अगर प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है उसमें भी हाइपरकैल्सीमिया होता है, बट वहाँ पे विटामिन डी जो है लेवल बढ़ा हुआ नहीं होगा। देन ट्रीटमेंट इज टारगेटेड टुवर्ड्स हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करना है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड व्हेन कैल्शियम इज मोर देन 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पहला काम तो यही करेंगे कि डिसकंटिन्यू करेंगे जो विटामिन डी ले रहे हैं, और डाइट में हम कैल्शियम और फॉस्फोरस रोक देंगे, लो कैल्शियम फॉस्फोरस डाइट देंगे। एक्यूट टॉक्सिसिटी में भी ट्रीटेड विद आईवी सलाइन, तो डाइल्यूशन कर देंगे, लूप डायरेटिक देंगे, कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट हो, लाइक फ्रुसमाइड। अदर कुछ ड्रग्स जो यूज की जाती है यूजली कैल्सीटोनिन, जो कि कैल्शियम को बोन में जो है डिपॉजिट कराने में हेल्प करता है। देन बाइफॉस्फोनेट्स दिए जा सकते हैं कैल्शियम को बाइंड करने के लिए। तो इस तरीके से हम जो टॉक्सिसिटी ट्रीट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन डी, its metabolites, its functions, its deficiency symptoms and rickets के बारे में सारे जो भी था वो सारी इसमें हो गया। विटामिन में हम इन दो ही की बात करेंगे, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे। जब टाइम आएगा तब कभी बताएंगे। नेक्स्ट हम जो है बड़े टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे डायरिया, निमोनिया, सेरेब्रल पॉल्सी, जो बड़े क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, उनकी बात जो हम आगे कोशिश करेंगे कि उस पर हम बात करें। तो थैंक यू ऑल।